अभी जितने बंदे सीरो पॉजिटिव हुए, अच्छा देखिए हमने देखा कि एंटीबॉडीज़ टू एचआईवी टिपिकली अपीयर आफ्टर 10 to 14 डेज और 3 to वीक्स के बाद बंदे के अंदर सीरो मतलब सीरम के अंदर जो अपीयर होना शुरू होती है ना डिटेक्टेबल लेवल तक, वो होती हैं 3 to 4 वीक्स के बाद सीरो कन्वर्टिंग स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट विल हैव सीरो कन्वर्टेड बाय 3 to 4 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन। अच्छा, अब इस टाइम से पहले जो है वो सारे इस टाइम से पहले द इनएबिलिटी टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज बिफोर दैट टाइम इट रिजल्ट्स इन द फॉल्स नेगेटिव सीरोलॉजिक टेस्ट। अच्छा, this time has an important implication because the patient is no doubt false negative. It can transmit. It does not have antibodies detectable in the serum, but it can transmit this virus. Now, if the HIV is suspected and the patient is antibody test is negative and the patient is suspected of the HIV, then we would have to go for the PCR. We would have to go for the PCR of the viral RNA. अच्छा, वो बात ऑफ दोज हु बिकम सीरो पॉजिटिव ड्यूरिंग द एक्यूट इन्फेक्शन। अब जो बंदे सीरो पॉजिटिव हो जाते हैं एक्यूट इन्फेक्शन के दौरान, उनमें से वो कहता है कि 87% इस तरह के होते हैं जो कि सिम्टोमेटिक हो जाते हैं, जिनके अंदर सिम्टम्स जो है अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा देखें, अब इनिशियल वरीमिया जो है वो हुआ, उसके बाद क्या होता है कि एक वायरल सेट पॉइंट जो है वो होता है, वो वायरल सेट पॉइंट अकर्स, ठीक है, विच कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अ वायरल सेट पॉइंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखें, सेट पॉइंट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि सेट पॉइंट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ वायरस प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द एक्यूट इन्फेक्शन। इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ वायरस प्रोड्यूस्ड एंड टेंड्स टू रिमेन सेट और कॉन्स्टेंट फॉर ईयर्स। और ये सेट रहता है फॉर ईयर्स, ये कॉन्स्टेंट रहता है फॉर द ईयर्स, अमाउंट ऑफ वायरस प्रोड्यूस्ड एंड। अच्छा देखिए, द हायर द सेट पॉइंट एट द एंड ऑफ द इनिशियल इन्फेक्शन, जितना ये हायर होगा द मोर चांसेस विल बी देयर फॉर द पर्सन्स टू प्रोग्रेस टू द सिम्टोमेटिक एड्स। सिम्टोमेटिक एड्स की तरफ जाने के चांसेस उस बंदे के उतने ज़्यादा होंगे। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट एन इन्फेक्टेड पर्सन कैन प्रोड्यूस अप टू 10 बिलियन न्यू वेरिएंट्स ईच डे। दिस वायरल लोड, अच्छा एक बंदा जो है वो कितना पैदा करता है, 10 बिलियन न्यू वेरिएंट्स प्रोड्यूस करता है। दिस वायरल लोड कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग एन एसे फॉर द वायरल आरएनए इन द पेशेंट्स प्लाज्मा। अब इसको जो है वो हम पेशेंट्स प्लाज्मा के जरिए पेशेंट्स प्लाज्मा के अंदर तो कर सकते हैं क्योंकि प्लाज्मा के अंदर फ्री वेरिएंट्स होते हैं, उसके अंदर से फ्री आरएनए जो है, फ्री वेरिएंट्स के जो प्लाज्मा के अंदर होते हैं, सेल एसोसिएटेड आरएनए के नहीं कर सकते, फ्री वेरिएंट के कर सकते हैं क्योंकि वो फ्री होता है। दिस वायरल लोड, उसके लिए हम आरएनए जो है एन एसे फॉर द वायरल आरएनए यूज़ करते हैं। एन एसे फॉर द वायरल आरएनए इज यूज्ड। अब अच्छा, अब अमाउंट ऑफ वायरल आरएनए सर्व्स टू गाइड ट्रीटमेंट डिसीजंस एंड प्रोग्नोसिस। फॉर एग्जांपल, इफ ड्रग रेजिमेंट फेल्स टू रिड्यूस द वायरल लोड, द ड्रग्स शुड बी चेंज्ड एज फार एज द प्रोग्नोसिस इज रिकमेंडेड। A patient with more than 10,000 copies of the viral RNA per milliliter of the plasma is significantly more likely to progress to AIDS than a patient with fewer than 10,000 copies. अच्छा, अगर आपको लोड का पता चल गया, आपको अमाउंट ऑफ आरएनए का पता चल गया है वायरस की प्लाज्मा के अंदर, तो इसके आप मैं कहता है कि दो चीज़ें पता चला सकते हैं। एक तो आप गाइड, यह हमें गाइड करता है टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट डिसीजंस, ठीक है जी, और तो आप, और दूसरा प्रोग्नोसिस का पता चलता है, एक अर्ली डायग्नोसिस का पता चलता है। अच्छा, एक ड्रग रेजिमेंट आप दे रहे हैं उसको बंदे को और वो फेल हो गया है वायरल लोड को कम करने में, तो आप ऑब्वियसली उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारे पास इसका यूज़, दूसरा हमारे पास वायरल लोड का पता चलने का क्या यूज़ हो गया, प्रोग्नोसिस का पता चलता है। अब कहा जाता है एज फार एज अ प्रोग्नोसिस के 10,000 कॉपीज़ से ज़्यादा वाला जो बंदा है, हम कहते हैं कि वो वायरल मैसेंजर आरएनए पर मिलीलीटर प्लाज्मा is significantly more likely to progress toward the symptomatic AIDS than a patient with fewer than 10,000 copies. 10,000 copies का हमने एक मार्जिन एक्सटेंडेड रखा हुआ है। फिर अगली बात है हमारे पास कि नंबर ऑफ CD4 सेल्स इज एन इंपॉर्टेंट मेजर गाइड्स द मैनेजमेंट ऑफ। अब CD4 सेल्स जो हैं उनके नंबर से भी हमें पता चलता है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन वेदर अ पेशेंट नीड्स कीमोप्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट ऑपोर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स। अब हमें पता चलता है कि उस बंदे को कीमोप्रोफिलैक्सिस की ज़रूरत है नंबर ऑफ CD4 सेल्स से ऑपोर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट कीमोप्रोफिलैक्सिस की, टू डिटरमाइन वेदर पेशेंट नीड्स एंटी HIV थेरेपी, उसको एंटी HIV थेरेपी की ज़रूरत है, टू डिटरमाइन द रिस्पॉन्स टू दिस थेरेपी, और इस थेरेपी को रिस्पॉन्स जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए। द लोअर लिमिट ऑफ द CD4 काउंट कंसिडर्ड एज नॉर्मल इज 500 सेल्स पर माइक्रोलीटर। 500 सेल्स पर माइक्रोलीटर से अगर सेल्स की तादाद कम होगी तो हम कहेंगे
अच्छा, वहाँ पे कितना था वायरल आरएनए की कितनी थी प्लाज्मा के अंदर? 10,000 वायरल आरएनएज पर माइक्रोलीटर ऑफ प्लाज्मा से अगर ज़्यादा थे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि बंदा जो है वो सिम्टोमेटिक एड्स की तरफ प्रोग्रेस करेगा। अब यहाँ पे देखिए हम कह रहे हैं कि पीपल आर एसिम्टोमेटिक। अगर तो उसके अंदर CD4 सेल्स जो है वो इतने कम नहीं हुए हैं, ज़्यादा ही रह गए हैं, 500 सेल्स या इससे ज़्यादा हैं, तो हम कहते हैं कि वो एसिम्टोमेटिक ही होगा बंदा, सिम्टोमेटिक एड्स की तरफ नहीं जाएगा। फ्रीक्वेंसी सेवेरिटी ऑफ इन्फेक्शन नहीं। अच्छा, फिर अगर वो कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी ऑफ द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस वो अगर इंक्रीज़ होंगे अगर 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर जो है उससे कम है या 200 है, ये एक एड्स डिफाइनिंग कंडीशन होगी। अच्छा, इन द मिडिल स्टेज ऑफ द एचआईवी इन्फेक्शन अ लॉन्ग लेटेंट पीरियड मेजर्ड इन ईयर्स यूजुअली इंश्योर्स। मिडिल स्टेज का हमें पता है कि लॉन्ग लेटेंट पीरियड जो कि चलता है ईयर्स तक। अनट्रीटेड पेशेंट्स के अंदर 7 to 11 ईयर्स तक जा सकता है ये। अब ऑब्वियसली इसके दौरान पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है और वरीमिया भी इसका लो ही होता है और एब्सेंट या फिर एब्सेंट होता है। लेकिन लिम्फ नोड सेल्स एक लार्ज अमाउंट ऑफ HIV वायरस बना रहे होते हैं। लिम्फ नोड सेल्स के अंदर HIV बन रहा होता है बट रिमेन्स क्लस्टर्ड विद इन लिम्फ नोड्स, लेकिन उसके अंदर सिक्वेस्टर्ड ही रहता है। ठीक है जी। दिस इंडिकेट्स दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ क्लिनिकल लेटेंसी द वायरस इटसेल्फ डज नॉट एंटर लेटेंट स्टेट। इस क्लिनिकल लेटेंसी, ये क्लिनिकल लेटेंसी है, वायरस इटसेल्फ जो है खुद नहीं एंटर हुआ। अच्छा, लेटेंट पीरियड के दौरान क्या हो सकता है और हमारे पास एक एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ARC हो सकता है। मोस्ट परसिस्टेंट इन्फेस्टेशंस आर, इसकी क्या होती है? फीवर, फटीग, वेट लॉस, लिम्फेडिनोपैथी। फीवर, फटीग, वेट लॉस, लिम्फेडिनोपैथी, FFWL। FWW से आप याद कर लें इसको, FW की जगह भी F लगा दें, FFWL। हाँ, ARC often progresses to AIDS. AIDS related complex often progresses to AIDS. The late stage of HIV infection is AIDS manifested by decline in the number of CD4 cells to below 200 micro per liters. सबसे पहले उसने बात की CD4 सेल्स की, 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड। CD4 सेल्स जो है कम हो जाते हैं और फिर हमारे पास एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी ऑफ द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी ऑफ द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस की तादाद सेवेरिटी में ज़्यादती। अच्छा, the two most common characteristic manifestations of AIDS are pneumocystitis pneumonia and Kaposi sarcoma, PP and KS. However, many other opportunistic infections occur with some frequency. These include viral infections such as disseminated herpes simplex, और दूसरा क्या है मेरे पास? herpes zoster, cytomegalovirus एंड प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी। प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी PML, जो कि पहले भी पढ़ के हैं। अच्छा, फंगल इन्फेक्शन सच एज थ्रश हो सकती है इसके अंदर। कैंडिडाइल बर्किंस, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस हो सकता है इसके अंदर, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, या फिर जो है डिसेमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन सच एज टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड क्रिप्टोस्पोरिडियासिस एंड डिसेमिनेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज दोज माइकोबैक्टीरियम इवन इंट्रासेलुलरली एंड डिसेमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन सच टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिस तरह की टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है, एंड क्रिप्टोस्पोरिडियासिस हो सकता है, एंड डिसेमिनेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज दोज काज्ड बाय डिसेमिनेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलरली और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मैनी एड्स पेशेंट्स हैव सीवियर न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल डिमेंशिया एंड न्यूरोपैथी। इनको न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिसके अंदर डिमेंशिया और न्यूरोपैथी आ जाती है, which can be caused by either HIV infection of the brain or by many of these opportunistic organisms। या फिर इनमें से किसी opportunistic organism से हो सकता है या फिर एड्स के डायरेक्ट इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन, HIV इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन। क्या क्या है हमारे पास? फंगल इन्फेक्शन है, डिसेमिनेटेड herpes simplex है, herpes zoster है, साइटोमेगालोवायरस पहले चैप्टर में से 3 है, फिर प्रोग्रेसिव मल्टीपल
मल्टीफोकल ल्यूकोएंसेफेलोपैथी जो कि मैंने आज पढ़ा है। सिंपल स्लो डिजीज़ के अंदर फंगल इन्फेक्शन से थ्रश क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है। फंगल इन्फेक्शन आ जा सकते हैं जिसके अंदर थ्रश है, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है, डिसमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस है। अच्छा जी, हिस्टोप्लाज्मोसिस क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, ठीक है। ये फंगल इन्फेक्शन 3 दिए हुए हैं, थ्रश, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस